नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर सीएम केजरीवाल के गाजीपुर पहुंचने से पहले बीजेपी का जोरदार हंगामा। यूपी के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। नोटों पर फोटो को लेकर सियासी घमासान, केजरीवाल के बयान पर सपा सांसद बोले देश में पैदा हो सकती है अशांति। पटना पहुंचते ही ओपी राजभर ने लालू और नीतीश पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री दो मुंह वाले सांप। झारखंड में टीबीएनएल की एक यूनिट ठप होने से फिर गहरा बिजली का संकट, बड़ी लोगों की भारी परेशानी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाने का ऐलान किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल के जाने से पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल दिल्ली के एमसीडी में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली की सियासत गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे और जिससे तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इनके एक नेता से मैंने पूछा कि 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। सीधे तौर पर यह सवाल पूछा अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने। तो बताते गाजीपुर लैंडफाइल साइट पर इस समय कचरे के पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। इस कचरे से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी योजना प्रभावी रूप से काम नहीं किया। और इस योजना में ताजे कचरे से निपटने के लिए यहाँ 6 महीने से बंद पड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जून में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लैंडफाइल साइट वैसे ही बना हुआ है। और इस लैंडफिल साइट के आसपास के रहे लोग के लिए मुसीबत बनी हुई है और लोगों के लिए बीमारी के दावत दिए जा रहे हैं। इसको लेकर तो लगातार वहां पर कूड़ा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और जबकि 5 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन को घायलों को उचित इलाज देने का निर्देश दिया और मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। कार सवार सभी लोग प्रयागराज के शिवगढ़ से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे और हादसा प्रयागराज के हंडिया टोल के पास हुआ। यहाँ एक बेकाबू टवेरा कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 5 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले में 4 महिला और एक बच्चा शामिल है। वहीं घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएमओ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और साथ ही आपको बता दें यूपी सीएम ने प्रयागराज में हुए सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को उचित उपचार देने के निर्देश दिए और डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। तो सड़क हादसा हुआ है और इसमें सीएम ने निर्देश दिए हैं इसको लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर भगवान लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की वकालत की है। केजरीवाल का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो तो नोटों पर होनी ही चाहिए, साथ ही लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी छपवाई जाए ताकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। आम आदमी पार्टी के मुखिया के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया और विपक्षी दलों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया। डॉक्टर हसन ने कहा कि ऐसे कोई देश नहीं है जहां की करेंसी पर धार्मिक चित्र बने हों। ऐसा करने से धार्मिक चित्रों का अपमान हो सकता है और यह देश का माहौल खराब करने के माध्यम भी बन सकता है। हसन ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के बयान से सहमत नहीं है। अगर नोटों पर भगवान की फोटो छपी तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, साथ ही विवाद भी स्थिति जो हो सकती है वो पैदा हो सकती है। बता दें, हो सकता है कि कोई नोट खराब कर दे, कोई आकृति बिगाड़ दे,
इससे देश में अशांति पैदा हो सकती है। तो सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए सीएम पर। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा का समापन पार्टी के स्थापना दिवस पर पटना में किया गया। इस अवसर पर पार्टी की ओर से सावधान महारैली का आयोजन गांधी मैदान में किया गया। यूपी से यात्रा शुरू हुई जो पटना में पहुंच गई। और बता दें कि बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि पूरे प्रदेश में फ्री शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम लागू होना चाहिए। उद्योगपति बैंक से लोन लेकर फरार हो जाते हैं, उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन कोई गरीब बिजली बिल नहीं दे पाता तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। गरीबों का बिजली बिल माफ करना चाहिए। तो ओपी राजभर वहां पहुंचकर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए और तमाम बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं। राजभर ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। सीधे वो बोलते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री दो मुंह वाले सांप है। तो पटना पहुंचकर सीधे तौर पर उन्होंने बयान साझा किया है जिसके राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी शुरू हो गई है इसको लेकर। झारखंड में बिजली संकट एक बार फिर गहरा गया है और बता दें राज्य में विद्युत उत्पादक संयंत्र तेनुघाट विद्युत नगर निगम लिमिटेड की एक यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया और विद्युत उत्पादन ठप होने की वजह से राज्य में बिजली संकट बढ़ गया। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य शहरों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। एक यूनिट का बॉयलर लीकेज होने की वजह से उत्पादन ठप हुआ है। हालांकि यूनिट नंबर 2 चालू है और एक यूनिट बंद होने से राज्य में लगभग 200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। बिजली संकट के बीच पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली लेने पर केंद्र सरकार की रोक जारी है, जिसके चलते 200 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। राज्य में बिजली की मांग लगभग 1200 मेगावाट तक की है और लेकिन उपलब्धता केवल 800 मेगावाट की जा रही है। कुल मिलाकर राज्य में 400 मेगावाट बिजली की कमी हुई है। और बता दें दोपहर के बाद राज्य समेत लौदुर्गा, गुमला, लातेहार, पालुम, गढ़वा, खूंटी, जमेश्वरपुर और चाईबासा में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही है। झारखंड में बिजली संकट पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी राज्य बिजली की कमी से जूझता रहा। और बता दें कि गर्मी के मौसम में राज्य को रोजाना लगभग 2500 मेगावाट बिजली की जरूरत थी, लेकिन 2100 से 2200 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही थी। इसका नतीजा यह देखने को मिला था कि शहरों में 4 से 5 और गांव में 12 से 14 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नोटों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल के महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ ही गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीरें लगाने के बयान पर जमकर हमला साधा। बता दें कि सपा एमएलसी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को ना तो भारतीय संविधान का ज्ञान है, ना पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। सपा नेता का केजरीवाल पर हमला यही नहीं रुका, उन्होंने केजरीवाल पर बीजेपी और आरएसएस से मिली भगत का आरोप भी लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो आरएसएस उनसे बुलवा रही है।
वहीं बलिया में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में आजम खान के हेड स्पीच मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के सवाल पर कहा कि न्यायपालिका के किसी निर्णय पर मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा हूं। न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसका जो भी निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दीपावली के पूजन के दौरान मन में एक भाव आया था, भारतीय करेंसी के ऊपर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, उसके लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 3 साल के लिए जेल की सजा के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि सजा के ऐलान के कुछ ही समय बाद आजम खान की जमानत भी हो गई और कोर्ट के बाहर आकर आजम खान ने पहला बयान दिया। आजम खान ने कहा, मैं बल पर हूं और इंसाफ का कायल हो गया हूं, हिम्मत नहीं हारूंगा और अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई लगातार जारी है। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा में सदस्यता पाने का नियम है कि विधायक पर कोई ऐसा बड़ा मुकदमा ना हो जिस पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। अगर ऐसा होता है तो विधायक की सदस्यता तय समय तक के लिए रद्द कर दी जाएगी और खाली हुई विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आजम खान पर 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह आजम खान के राजनीतिक करियर में एक बड़ा रोड़ा है और यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान आजम खान मिलक विधानसभा के एक गांव में जन संबोधन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो अमरद्वितीय थी। इसको लेकर 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। 3 साल बाद इस मामले में आजम खान को दोषी पाया गया और उनका राजनीतिक करियर संकट में चल रहा है। अभी दीपावली के त्योहारों के बाद लखनऊ से दिल्ली तक के ट्रेन का सफर 3 गुना तक महंगा हो गया। त्योहार खत्म होने के बाद टिकटों को लेकर ऐसी मारामारी हुई कि वेटिंग के लिए भी एक लंबी कतार लग गई और यात्रियों को तय किराए से कहीं ज्यादा पैसे देकर सफर करना पड़ा। तेजस शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ा। आमतौर पर इन ट्रेनों में 800 से 1100 रुपए तक का किराया होता है, लेकिन फ्लेक्सी किराया लागू होने के चलते यात्रियों को 2500 रुपए देकर यात्रा करनी पड़ी। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कुछ ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टिकटों की बुकिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किराया भी बढ़ता जाएगा और त्योहारों के दौरान अक्सर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता जाता है। ऐसे में रेलवे अक्सर इसका फायदा उठाता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करता है। दीपावली के त्योहार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घर गए हुए थे और ऐसे में वापसी के समय अचानक से रेलवे टिकटों की मांग बढ़ गई और दीपावली मनाने के बाद दिल्ली और मुंबई वापसी के लिए सीटों की मारामारी शुरू हो गई और वेटिंग में भी लंबी लाइन लग गई। जहां मुंबई की ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा 144 तक पहुंचा तो वहीं दिल्ली में भी ट्रेनों की जो वेटिंग की लाइन थी 125 तक देखी गई। ट्रेनों में लंबी वेटिंग के साथ हवाई किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। त्योहारों के बाद लखनऊ से मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी चेयर कार, एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल के अलावा कैफियत वैशाली, राजधानी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, दिल्ली एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के साथ साथ हवाई किराया भी बढ़ा दिया गया। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होगी।
वाराणसी के सिविल जज जो सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और इस मामले में हिंदू पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। बता दें, जज सीनियर डिवीजन ने फैसले की तारीख रखी थी। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला सुनने योग्य है क्योंकि ये तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है मस्जिद वक्फ का प्रॉपर्टी है या नहीं। वही मुस्लिम पक्ष कहता है कि केस सुनने योग्य है या नहीं क्योंकि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति और या द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है और ऐसे में सिविल कोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग रूप की आकृति मिली थी। हिंदुओं की मांग थी कि इस कथित शिवलिंग पर उन्हें पूजा का अधिकार मिले और गैर हिंदुओं का प्रवेश इसमें वर्जित किया जाए। इसके अलावा परिसर का पूरा अधिकार हिंदुओं को ही सौंपा जाए। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह की वीडियो सामने आती रहती है। ऐसे में कब कौन सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन दिनों एक ऐसे फनी वीडियो और जिन्हें देखें यूजर्स को अपनी हंसी काबू में करना मुश्किल हो जाता है और रोमांचित कर देने वाले हैरतअंगेज वीडियो यूजर्स को बेहद पसंद आ रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें देखकर कोई दंग रह गया। और बता दें, वीडियो में एक सांड को देखा जा रहा है जो कि खाने की तलाश के दौरान साइकिल के फ्रेम में अपना सिर घुसा देता है, जिसके बाद साइकिल उसके गले में फंस जाती है और उसे इसे छूटने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करते देखा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर किसी का तेजी से ध्यान खींच रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना डोकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में गले में साइकिल फंसते से परेशान सांड इधर उधर भागने को मजबूर है और उसे देखा भी जा रहा है। वीडियो में जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किलों से सांड की गर्दन से साइकिल निकाली। वीडियो में सांड गले में फंसी साइकिल को पहलवान की तरफ पटखनी देते हुए भी देखा जा रहा है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख यूजर्स अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और बता दें कि वीडियो की खबर सामने आते ही या 1,28,000 से ज्यादा इसे व्यूज मिल चुके हैं और इसके साथ ही सांड की मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे लोगों देख उसे यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने कमेंट में लिख दिया है कि शर्म आनी चाहिए, बेजुबान तकलीफ में है और आप लोग मस्ती कर रहे हैं इसे देखकर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक में आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच गहलोत सरकार ने 1989 बेंच के आईपीएस उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बना दिया है। गुरुवार को देर रात आपको बता दें 12 बजे के बाद कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया था। गहलोत सरकार के लिए डीजीपी की नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। चर्चा थी कि जोधपुर से आने वाले आईपीएस और एसवी के डीजी और डीजीपी बनाया जा सकता है और बीएल सोनी सीएम अशोक गहलोत के भी बेहद करीबी माने जा रहे हैं। लेकिन सोनी पर उमेश मिश्रा भारी पड़े और राज्य सरकार लगभग 4 साल से महत्वपूर्ण खुफिया सूचना देने वाले उमेश मिश्रा को राज्य पुलिस विभाग के मुखिया की कमान मिली। मिश्रा अगस्त 2021 से डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मिश्रा को पुलिस खुफिया की कमान दे दी गई थी और दिसंबर 2018 से वो
एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर सेवाएं दे रहे थे। दिलचस्प बात तो यह रही कि 4 आईपीएस अफसरों की सीनियरिटी को लांघ कर उन्हें यह पद दिया गया। जिन अफसरों की वरिष्ठता दरकिनार कर दी गई है उसमें से 1988 बेंच के पीके सिंह, बीएल सोनी, यूआर साहू और 1989 बेंच के भूपेंद्र कुमार दम शामिल हैं। पहले भी इस पद पर आईपीएस अफसरों की वरिष्ठ दरकिनार करके डीजीपी बनाए जाते रहे हैं और राजस्थान सरकार से संघ लोक सेवा आयोग ने डीजीपी के लिए पैनल मांगा था। राजस्थान सरकार ने 10 से अधिक नाम यूपीएससी को भेज दिए थे, जिसके बाद नए डीजीपी के चयन के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजी सहित अन्य अधिकारी दिल्ली गए हुए थे और ऐसे बताया जा रहा था कि आयोग ने 3 नाम फाइनल किए थे, जिसमें से सीएम अशोक गहलोत ने उमेश मिश्रा को नाम पर सहमति डाल दी है। कोरोना महामारी के दौरान वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में तारीफ की गई। अब उसी भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े ए श्रेणी के महात्मा गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम लगातार जारी है और बता दें, एक नवजात बच्ची की यहां जान चली गई तो गंभीर रूप से दूसरा झुलस गया। एक हृदय विदारक घटना के बाद चिकित्सालय प्रशासन अपने 9 सिखाए स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए लीपापोती करते हुए सारा का सारा दोष मशीनों पर मढ़ रहे हैं। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बिना किसी को पैसे दिए यहां पर काम ही नहीं होता। भीलवाड़ी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में एनएसयूआई वार्ड में रात को एक नवजात बच्ची और बच्चे को रेडिएंट वार्ड में रखा गया था, जहां रात्रि में मशीन में हीट ज्यादा होने के कारण बालिका की मौत हो गई और बालक झुलस गया, जिसके कारण परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इस घटना के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों बिना पोस्टमार्टम कराए उस शव को घर ले गए और अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। मृतक नवजात के पिता ने कहा कि रात्रि को बच्ची एकदम स्वस्थ थी और उसे मशीन में रखा हुआ था। सुबह बताया कि बच्ची की मृत्यु हो गई है। बता दें, यहां पर नौसिखिया नर्सिंग स्टाफ लापरवाह है और किसी की भी नहीं सुनते, इसी कारण यह हादसा हुआ। घायल बालक के परिजन संपत देवी ने कहा कि हमने रात को 2 बजे बालक को दूध पिलाया था। उसके कुछ देर बाद ही नवजात के रोने की आवाज आई तो हमने इसकी सूचना नर्सिंग स्टाफ को दी, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम जब वापस गए तो एक बच्चा वहां पर नहीं था। हमारे बच्चे के भी दाग लगे हुए थे। वहीं अन्य नवजात के परिजन ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ मोबाइल चलाने में लगा रहता है और किसी की नहीं सुनते। डिलीवरी के समय भी बिना पैसे दिए यहाँ बात नहीं की जाती। प्रति डिलीवरी 1000 रुपए लिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हर वर्ग से मांग उठने लगी है और राजस्थान के युवाओं की चल रही भारतीय की मांग पर युवक द्वारा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग से पूछे गए सवाल पर गर्ग के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक अपनी मांग की बात कर रहा है तो सुभाष गर्ग जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम ने घोषणा की तो क्या लड्डू मिल जाएंगे क्या, जबकि इन्हीं भर्तियों को लेकर सैकड़ों युवक गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि सरकार के ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने युवकों की मांग पर सीएम से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया था और सरकार के ही दूसरे मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस बारे में मंत्री सुभाष गर्ग से बात करने के लिए संपर्क किया तो उनका मोबाइल बंद आ रहा है। फिर उनके गनमैन को कॉल किया तो उन्होंने कहा साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं। बता दें, आप ज्ञान देने बजाय काम करते तो आज युवा बेरोजगारों को गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 23 फरवरी 2021 को आपने ही रात 12:30 बजे लिखित समझौता किया था कि आप अपने ही लिखित समझौते से मुकर गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी आपके लिए। बता दें कि इसी महासंघ के बैनर तले गुजरात में युवा का 26 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में 26 दिन से प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के सैकड़ों युवाओं ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में भंवर सिंह भाटी ने युवाओं के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कराने का वादा किया। युवाओं ने इस पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती या जब तक उनके सीएम से मुलाकात नहीं हो जाती वो गुजरात से नहीं हटेंगे। और राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा
कि युवा बेरोजगारों के विभिन्न मांगों को लेकर 26 दिन से गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक युवा बेरोजगार सुध नहीं ली है और न ही वार्ता की है। उन्होंने कहा कि हमने पहले अहमदाबाद में राजस्थान के मंत्रियों का विरोध करने का निर्णय लिया था, लेकिन हमने एक सकारात्मक पहल करते हुए विरोध के बजाय वार्ता के माध्यम से युवा बेरोजगारी की 20 सूत्रीय मांगों को हल कराने की पहल की। उसी पहल के तहत अहमदाबाद के विशिष्ट अतिथि गृह में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की और युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाने और मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए युवा बेरोजगारी की मांग का जल्द निस्तारण कराने का और मुख्यमंत्री से युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करवाने का आश्वासन दिया है फिलहाल के लिए। राजस्थान के कोटा संभाग में भाई बहन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज पर घर घर में खुशियां छा रही हैं। सुबह से ही बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और उनकी आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। साथ ही बहनों को भी मनवांछित उपहार मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके भाई तो हैं लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनके साथ अगली भाई दूज पर घर मनाए जाने का वचन लिया। ये वो बहनें हैं जिनके भाई किसी न किसी गलती के कारण जेल में सजा काट रहे हैं। कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो लंबे अंतराल से जेल में अपने भाई को राखी बांधने आती हैं और भाई दूज मनाती हैं, लेकिन कई बहनें ऐसी हैं जो पहली बार जेल में पहुंची और अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारकर उनके जल्द से जल्द घर आने की कामना की। ऐसा नजारा जेल में देखने को मिला। कोविड के लंबे अंतराल के बाद केंद्रीय कारागार में बंद बंदियों की बहनों से भाई दूज के अवसर पर विशेष मुलाकात करवाई गई। कोविड काल के दौरान 2 साल तक आमने सामने की मुलाकात बंद रही और कारागृह में लंबे समय से बंद चल रहे बंदी लंबे अरसे के बाद इस त्योहार के अवसर पर अपनी बहनों से मिलकर भावुक हो गए और बहनों के आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। दूर दराज से आई बहनों के कारागृह में बंद अपने भाइयों से मिलकर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।